बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ इशफाक सुलैली। 20 मार्च के हवाले से ख़ुसूसी नशियात आप देख रहे हैं HNN न्यूज़ पर। हम बात कर रहे हैं हुर तारीख पर, हुर तारीख के किरदार पर। खास खसूसी जो प्रोग्राम 20 मार्च के हवाले से चल रहा है, शहीद सूर्या बादशाह की शख्सियत के हवाले से। आज के हमारे मेहमान ख़ास जो हमारे साथ जिन्होंने टाइम दिया है, अदीब हैं, दानिश्वर हैं। 15 से ज़्यादा इन्होंने मंसूरा किताब में लिखी हैं, मज़ामीन लिखते हैं, कालम नवीस हैं। बहुत सारे इनका अदबी के हवाले से बहुत सारा इनका काम है। जनाब वली मोहम्मद खासकली साहब, वली मोहम्मद साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ। आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हुए। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं वली मोहम्मद साहब से। वली मोहम्मद साहब, पीर साहब पगारा जो ख़ानदान था, उनका अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ रवैया कैसा था, उस पर आप तफसील से बताएं। मेहरबानी इशफाक सुलैली साहब। देखिए, हम जब तारीख़ पर निगाह डालते हैं तो जब अंग्रेज़ 1843 में यहाँ सिंध पे कब्ज़ा किया, उस वक्त से उन्होंने पगारा ख़ानदान को अपनी नज़रों में रखा था, क्योंकि पगारा ख़ानदान ने उनकी गासिब हुकूमत को कभी भी तस्लीम नहीं किया था। तो शुरू से ही अंग्रेज़ों की यह नज़र थी कि किसी तरह इसी ख़ानदान को या तो अपने एहसानात के ज़ेर असर रखा जाए या किसी तरह इन पर दबाव डालते हुए इनको अपने इत्ता में रखा जाए। तो पगारा ख़ानदान के मुख्तलिफ जो गद्दी नशीन थे, मुख्तलिफ अंग्रेज़ों के दौर में कभी उनके साथ ताल्लुकात कुछ देर के लिए अच्छे हो जाते और काफ़ी दिनों में वो ताल्लुकात कशीदा भी हो जाते। लेकिन ये ताल्लुकात 1896 में भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुए, जब बच्चू बादशाह की तहरीक आज़ादी चली। और उसके बाद में सैयद सिबतुल्लाह शाह शहीद सूर्य बादशाह पीर पगारो शशम के दौर में वो ताल्लुकात मज़ीद ज़्यादा ख़राब हुए। शहीद सूर्या बादशाह पीर सैयद सिबतुल्लाह शाह राजदी के जो अंग्रेज़ सरकार के साथ जो ताल्लुकात थे, उसको आप किस तरह से देखते हैं? असल में मैं ताल्लुकात की बात पहले वाज़ह कर चुका हूँ। सूर्य बादशाह के वक्त में अंग्रेज़ों ने कोशिश की थी कि पीर पगारा से वो उनको अपने ज़ेर एहसान में रखे, उनको मुख्तलिफ़ अलक़ाब की ऑफ़र की, उनको ज़मीनों की, सरदार की, खान साहब के लक़ब देने की ऑफ़र की। लेकिन पीर साहब पगारों ने उनको ये कहा कि पीर पगारा हमारा ख़ानदानी लक़ब है, वो हमारे लिए बहुत काफ़ी है, और हमारे पास जो भी हथियार हैं वो हमारे ख़ानदानी हैं, हमारे पास मौजूद है, लेसन याफ्ता हैं, उनकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। अक्सर पीर साहब वगैरह जब अंग्रेज़ों की अगर कोई ज़ियाफ़त वगैरह यहाँ होती थी, जैसे सखर पुल जो बनी थी उसका इफ्तिताह जब हो रहा था, तो पीर साहब वगैरह अपने ख़ानदानी लिबास में मौजूद थे। उन्होंने वो ख़ानदानी लिबास पहना हुआ था जिसको कलंगी और चोगा कहते हैं। तो मुख्तलिफ लोगों ने अंग्रेज़ों के कान भरना शुरू किए कि देखिए, ये आपकी हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, ये अभी भी अपने आप को बादशाह समझते हैं, और तभी वो अपनी ख़ानदानी जो शाहाना लिबास जो है, वो ख़ानदानी एक रूहानी लिबास जो था वो पहने हुए हैं। तो पीर साहब वगैरह ने उस वक्त अंग्रेज़ों की तरफ से वो शराब की जो बोतलें थीं मेज़ पे रखी हुई थी लोगों की ज़ियाफ़त के लिए, पीर साहब वगैरह ने सूर्य बादशाह ने ये एतराज़ किया कि देखिए, हम मुसलमान हैं
और हमारे मज़हब में शराब जो है वो जायज़ नहीं है। तो अंग्रेज़ों ने हमें बुलाकर, हमें मेहमान बुलाकर और वो हमारी बेइज्जती की है, क्योंकि शराब सामने रखा है। ये हमारी इंसल्ट थी। यही काफ़ी बातें थी जो अंग्रेज़ों के जहन में थी, और उनको पता था कि ये ख़ानदान और बिलखुसूस सूर्य बादशाह आगे चल के हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर सकता है। वली मोहम्मद साहब, जैसा कि आप तफसील से हुर तारीख पर आप बात कर रहे हैं, सूर्य बादशाह और उनके जो मरीद हैं जिनको हुर कहा जाता था, उनके सिंध के अवाम के साथ ताल्लुकात कैसे थे? जी, मैं पहले वजाहत कर चुका हूँ कि जब अंग्रेज़ों ने पीर साहब सूर्य बादशाह को मुख्तलिफ लालचें दी, उनको मुख्तलिफ खिताब देने की कोशिश की, पर पीर पगारा सूर्य बादशाह ने इनकार किया। इनकार की बड़ी वजह सिर्फ ये थी कि पगारा ख़ानदान उनको मुस्तकिल सिंध में देखना नहीं चाहता था। उनका कहना था कि ये हमारी सरज़मीन सिंध जो थी वो शुरू से लेकर अपने खाने पीने में, रसूमात में, मजहबी रसूमात में वो आज़ाद थी। हम अपने उठने बैठने में, अपने फैसलेजात करने में आज़ाद थे। अंग्रेज़ जो है इतने दूर से आके इतने अरसे से हमारे ऊपर काबिज होके बैठे हैं, तो ज़ाहिर बात है ये एक किस्म की नाजायज़ी है, तसल्लुत है, और इस तसल्लुत को जो है वो कबूल नहीं किया जाएगा। और हम ये चाहते हैं कि अंग्रेज़ इस सरज़मीन सिंध से चले जाएं। यह ज़ाहिर है कि जो भी तारीख चलती है कि उसमें ख़वातीन का बड़ा एक अहम किरदार होता है। क्या हुर तारीख के अंदर भी कोई ख़वातीन का किरदार था? हुर तारीख में सिंध की औरतों ने बहुत मज़ालिम बर्दाश्त किए। उस वक्त बड़े सगीर में न सिर्फ सिंध का इलाका था, लेकिन थर का इलाका, जैसलमेर का इलाका, ये सब औरतें जो सिंधी औरतें थीं, इन्होंने तारीख की एक बड़ी ज़बरदस्त जंग लड़ी। तारीख में एक किस्म का ये मिसाल कहीं भी नहीं मिलता कि औरतों ने इतने बड़े मज़ालिम बर्दाश्त किए हों। जब उनके मर्दों को गिरफ़्तार किया गया, जेलों में रखा गया, किनको फांसी के घाट उतारा गया, किनको बहुत दूर बड़े सगीर के उस वक्त के दूर दराज इलाकों में कैद करके भेजा गया। हुर तारीख में औरतें तन तनहा हुर कैंप्स में कैद थीं। वो जाके अपना खाने पाने पीने का बंदोबस्त भी खुद करती। काफ़ी हुर तरीके में औरतें ऐसे भी थी जिनको कैद किया गया। माई किरड़ी की किरो थी, और माई रहीमा हिंगोरो थी, और काफ़ी औरतें अपनी परेशानी तस्लीम नहीं की, और मर्दों की तरह वो भी, उनका भी वही अज़म था कि ये मुल्क हम आज़ाद कराएंगे, अंग्रेज़ों की हुकूमत हमने कभी भी तस्लीम नहीं करनी। यकीनी तौर पर जो भी तारीख चलती है, उस तारीख के अंदर जो लोग काम करते हैं, जो उसका ताल्लुक़ ख़वातीन हो से हो या मर्द हों, तो यकीनी तौर पर वो हुक्मरान जो उस वक्त बरसर इक़्तिदार होते हैं, वो उस तारीख को रोकने के लिए मर्द हों, नौजवान हो, ख़वातीन हो, तमाम लोगों को गिरफ़्तार करते हैं ताकि तारीख को कमज़ोर किया जा सके। सूर्या बादशाह को क्यों गिरफ़्तार किया गया था, इस पर थोड़ा तफसील से अगर आप रोशनी डालें तो। जी, मैं पहले बात कर चुका कि हुर औरतों के साथ बहुत जुल्म हुए और उन्होंने बहुत मुज़ालिम बर्दाश्त किए। तो इस तरह आगे चलते चलते जब अंग्रेज़ किसी तरह इस तहरीक पर कंट्रोल न कर सका, ये तहरीक उनके हाथों से निकलती जा रही थी, बड़े सगीर में उनकी हुकूमत बराए नाम रह गई। बिलखुसूस सिंध में उनकी ट्रेनें चलना ख़त्म, रात को ट्रेनें चलना भी ख़त्म हो गई। उनकी जो हुकूमत थी वो समझो कि एक किस्म की नाअमल हो गई, और उनको मजबूरन ज़्यादा सख्ती करनी पड़ी, और उन्होंने शहीद सूर्य बादशाह को
गिरफ्तार करने का प्लान बनाया, क्योंकि उनको पता था कि अगर शहीद सूर्य बाचा को हम जेरबार नहीं करेंगे, गिरफ्तार नहीं करेंगे, उनको शहादत तक नहीं पहुंचाएंगे, ये एक किस्म का हमारे लिए मसला हमेशा रहेगा और हमारी हुकूमत की रट को चैलेंज करने वाली ये कुव्वत जो है वो हमेशा रहेगी। इसलिए उन्होंने सूर्य बाचा को गिरफ्तार करने का प्लान बनाया था। ज़ाहिर है आपकी तारीख के जो बानी थे, जो हुर तारीख के जो बानी थे शहीद सूर्या बादशाह, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो शहीद सूर्या बादशाह ने गिरफ्तारी के बाद अंग्रेज़ सरकार का किस तरह से मुकाबला किया? गिरफ्तारी के दौरान शहीद सूर्य बादशाह ने बहुत हिम्मत और हौसले से काम लिया। उनको बहुत आफरें हुई आखिर तक कि हम आपको खैरपुर की हुकूमत देते हैं, आपको सांगर की हुकूमत भी देते हैं, आपको थरपारकर भी की हुकूमत देते हैं, आप इसी आज़ादी से हाथ उठाएं। फिर साहब शहीद सूर्य बादशाह ने कहा, ये मुल्क भी हमारा है, ये ज़मीनें भी हमारी हैं, यहाँ की हर चीज़ हमारी है। आप इतना हज़ारों मीलों से दूर आकर हमारे मुल्क से ही हमें ये चीज़ें देने वाले हो, ये हमें तस्लीम नहीं है। ये चीज़ें हमारी है, हम पहले भी हमारी थी, हम आज़ाद थे हर चीज़ में, और हम पहले भी बाद में भी आज़ादी के सिवा इससे ज़्यादा हम और कोई भी जो वो सौदा करना नहीं चाहते। अंग्रेज़ों ने समझ लिया था कि शहीद सूर्य बादशाह को झुकाना नामुमकिन है। उन्होंने झूठे केस बनाए। उन झूठे केसों में पीर अली मोहम्मद शाह राजती ने, जो पीर साहब के रिश्तेदार भी थे, लेकिन उनकी अपनी लालच थी कि किसी तरह पीर साहब पगारों की गद्दी पे कब्ज़ा किया जाए और उनको जो है गद्दी का जानशीन मुकर किया जाए। लेकिन हुर जमात ये बात हरगिज़ तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थी कि उनका जो मुर्शिद है, उनका जो रूहानी रहबर है, उसकी गद्दी पे कोई और आके कब्ज़ा करे, और वो बंदा जो अंग्रेज़ों का हवारी है, वो बंदा जो अंग्रेज़ों के साथ साथ बाद में शामिल है। तो अली मोहम्मद राशिदी ने बहुत बड़ी मेहनत की कि किसी तरह सूर्य बादशाह को शहीद करा जाए। उन्होंने एच.टी. लैम्बर्ट को बहुत से मशवरे दिए और उनके मशवरों के साथ चलते चलते भला आखिर 20 मार्च 1943 को शहीद सूर्य बादशाह को फांसी देकर हैदराबाद जेल में शहीद किया गया। जी, दानश्वर अदीब वली मोहम्मद खासकली जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हर तारीख पर तफसील से बयान दे रहे हैं। यकीनी तौर पर किसी भी तारीख को नाकाम करने के लिए उसमें गद्दारों का जो अहम किरदार होता है, इसी तरह से अली मोहम्मद राशिदी का जो किरदार है उस पर तफसील से बयान करे थे। फिर सैयद सबतुल्लाह शाह राशिदी हर तारीख को चला रहे थे, क्या उनका सियासी किरदार था? क्या वो मुस्लिम लीग में शामिल हुए या कांग्रेस में शामिल हुए? इस पर थोड़ा तफसील से अगर आप हमारे नाज़रीन को बताएं तो। जी अशफाक, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हकीकत में उस वक्त मुल्क की आज़ादी में दो बड़ी जमायतें, मुस्लिम लीग और कांग्रेस सरकर अमल थी। उन दोनों का ये मतलब था कि ये मुल्क आज़ाद किया जाए। उन दोनों ने अपनी तरफ से कोशिश की। मुस्लिम लीग का वफद जी.एम. सैयद की ज़ेर क़यादत पीर साहब पगारों से मिला था और उनको ये गुजारिश की कि आप मुस्लिम लीग में शामिल हो जाएं। तो पीर साहब पगारों ने जवाब दिया कि मुस्लिम लीग में सारे लोग जो है अंग्रेज़ों के वफादार हैं और सारे वो साहूकार हैं और वो अंग्रेज़ों के ही अपने मफाद में चलने वाले हैं। और मुस्लिम लीग भी अगर आगे चल के करती है
पाकिस्तान बनाने की दावा, तो फिर तो ये मसला हल ही नहीं होगा, क्योंकि मुल्क आज़ाद होने के बाद भी बज़ाहिर आज़ाद होगा, लेकिन असल में वो अंग्रेज़ों के गुलामों के हाथ में होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग में वही लोग हैं जो अंग्रेज़ों के सियासत चाल में शामिल है, अंग्रेज़ों के ही नवाजे हुए हैं। तो इस तरह मुस्लिम लीग में पीर साहब वगैरह ने शामिल होने से इनकार किया था, और जनाब GM सैयद को ये कहा था कि आगे चल के आप देख लीजिएगा कि इस मुल्क की आज़ादी जैसी आप चाह रहे हैं वो इस तरह की नहीं होगी। और जब कांग्रेस वाले लोग भी मिले, वो भी पीर साहब की तरफ थे, काफ़ी हिमायती थे, लेकिन पीर साहब ने वो उनसे भी इनकार किया कि कांग्रेस में भी अक्सरियत जो है वो अंग्रेज़ नवाज लोगों की है, और बगैर किसी मुज़ामत के, बगैर किसी जंग के ये अंग्रेज़ एक तो मुल्क देंगे ही नहीं, और अगर देंगे तो फिर भी उसको एक किस्म का गुलाम ही रखेंगे। इस वजह से पीर साहब वगैरह दोनों इन जमातों में शामिल नहीं हुए, और दुनिया ने वाकई देखा कि आगे चल के जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान का जब बड़े सगीर का बंटवारा हुआ, तो इंडिया की मौजूदा जो इलाका है उसमें कांग्रेस ने मुसलमानों को डराया, उनको खूनरेजी की, उनको वहाँ से भगाया कि वो लोग यहाँ तक आए, और यहाँ मुस्लिम लीग ने वही किरदार अदा किया जो सिंधी हिंदू थे, उनको यहाँ उसे बहुत तंग किया, खूनरेजी की, मजबूरन ये तारीख का ऐसा खूनरेज बंटवारा हुआ कि इंडिया से वो मुसलमान पाकिस्तान आए, और पाकिस्तान में जो सदियों से वो हिंदू लोग जो सिंधी यहाँ रहते थे वो यहाँ से नकल मकाने करके इंडिया चले गए। तो इस तरह एक तारीख का ये एक ऐसा घुनाना ये जुर्म हुआ इस बंटवारे में जिसकी सदियों तक तलाफी जो है वो मुमकिन नहीं। बड़े सगीर के बंटवारे के बाद गुरुओं को क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, थोड़ा इस पर भी थोड़ा तफसील से नाज़रीन को बताएं। अब जनाब जैसे मैं अर्ज़ कर चुका पे बड़े सगीर का जब बंटवारा हुआ उस वक्त पीर साहब वगैरह शहादत पा चुके थे, और उनके मुरीद जो हुर थे, नौजवान हों, बूढ़े हों, बुज़ुर्ग हों, औरतें हों, काफ़ी कैद थे, काफ़ी जेलों में थे, काफ़ियों को फांसी देकर शहीद किया जा चुका था। हुर लोग थे वो एक तवील मुद्दत से हुर कैंप्स में जेलों में नज़र बंद थे। पीछे से बंटवारा होने के बाद वहाँ से जो लोग आए वो इनकी पड़ी हुई ज़मीनों पर कब्ज़ा करके बैठ गए, मकानात पर कब्ज़ा करके बैठ गए, और ये लोग जब 4 फरवरी 1953 को जब 52 को जब बाहर निकले तो उस वक्त इनके पास न रहने की ज़मीन थी, न घर था, इनके माल मवेशी पर दूसरे लोग कब्ज़ा कर चुके थे। तो इस तरह ये हुआ कि यहाँ के जो असली बाशिंदे थे वो उनसे हर चीज़ अपनी चली गई। उन्होंने दोबारा अपनी मेहनत की, एक चिड़िया की तरह चुन चुन के तनके करके घोंसले बनवाए, और वतन की जो आज़ाद हो चुका था उस वतन में वो दोबारा शरीक हो गए। उन्होंने अपने हिस्सा अदा किया, और दुनिया ने आगे चल के देखा कि इसी और लोगों ने 1965 1971 की जंगों में पाकिस्तान की अफवाज के साथ मिलकर लड़ा, और आज भी और लोग और मुजाहिदीन पाकिस्तान की सरहद पर वतन के दिफा के लिए मौजूद हैं। तहरीक पाकिस्तान के लिए या किसी भी तारीख को चलाने के लिए, उसकी कामयाबी के लिए शहादतें, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती हैं। इसका अंदाज़ा यकीनी तौर पर वो लोग लगा सकते हैं जिन्होंने इन तारीखों में हिस्सा लिया होता है। तहरीक पाकिस्तान हो,
हर तारीख को वो तमाम तारीखें बेबहा बेशुमार तकलीफ़ के बाद आज़ादी मिलती है। आज हम जिस मुल्क में आज़ाद घूम रहे हैं, जिस मुल्क की आज़ाद फ़ज़ाओं में हम लोग सांस ले रहे हैं, इस मुल्क की आज़ादी के लिए बड़े सगीर के बेबहा लोगों ने शहादतें दी, हिजरतें की, खून बहा किया। हर तारीख के खसूसी प्रोग्राम के साथ आज मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वली मोहम्मद खासकली साहब का, जिन्होंने हमें अपने कीमती टाइम दिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए इशफाक सुलैरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।